बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि बाकी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर है ये है अमरीकी डायरेक्टर एंड सीक्रेट सर्विस की, और ये एक बहुत बड़ी ओहदेदार हैं, बहुत बड़ा ओहदा है इनके पास, और अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर हैं। इनका नाम है किम चेटल। ये जो खातून है इनको जिम्मेदार ठहराया गया, या इनके इदारे को जिम्मेदार ठहराया गया साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उस हवाले से। वहां पे जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं या लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इनको तलब किया, और तलब करने के बाद घंटों तक इनसे तफ्तीश की गई, और पूरे अमेरिका ने नहीं पूरी दुनिया ने सुना, और इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी इनको ग्रिल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक गोली चली है जिसमें उनकी जान बच गई है, उनके कान में एक चोट लगी है, और उसके बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस वाक़े के ऊपर पूरा अमेरिका हिल गया है। अब दोनों पार्टीज की जानिब से, यानी डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और जो बाइडेन की पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने इनकी ऐसी की तैसी फेर कर रख दी है। इतने सख्त सवालात किए गए और इनको खंदा पेशानी से सारे सवालों के जवाब देने पड़े। ऐसा लग रहा था कि एक पब्लिक सर्वेंट, यानी अवाम का एक खादिम, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जवाब देने की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। बड़े सख्त सवाल आए गए। यह भी कहा गया कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए, यह भी कहा गया कि तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, यह भी कहा गया कि तुम बेवकूफ बना रही हो या झूठ बोल रही हो। जितने फैक्ट्स थे उसके ऊपर बड़े सख्त सवाल किए गए, बल्कि यहां तक किया गया कि यस और नो में जवाब चाहिए। ऐसा लग रहा था कि लगातार घंटों तक सीक्रेट सर्विस चीफ को डांट पड़ रही है वहां पे लगातार, और ये उनके लिए नॉर्मल था, यानी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ग्रिल करके रख दिया इनको, दुनिया भर के अखबारात में ये छपा है। लेकिन मजाल है कि सीक्रेट सर्विस ये कहे कि जनाब हमारी बेइज्जती हो गई या हमारे मुल्क के ऊपर अटैक हो गया। देखिए, अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर माना जाता है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक में सफ़े अव्वल पे है, लेकिन क्यों है, कभी इसके बारे में हमने सोचा? हम ये तो कहते हैं वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत आगे है, बहुत तरक्की किया, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके रवैये क्या है जमहूरियत को लेकर, रूल ऑफ लॉ को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को लेकर, जमहूरियत को लेकर उनके रवैये हमसे कितने मुख्तलिफ हैं। यानी क्या पाकिस्तान में आप ऐसा सोच भी सकते हैं? इस रैंक के ऑफिसर को तो छोड़ें, आप छोटे मोटे ऑफिसर को बुला के नहीं पूछ सकते किसी एजेंसी के, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी यहां पे मुझे याद है इमरान खान साहब पे गोलियां चली थी तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं था, FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी, वो करवा नहीं पा रहे थे। तो ये कितना बड़ा फर्क है। जब तक हमें ये फर्क समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमेशा मुल्क डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ आगे बढ़ते हैं, जमहूरियत के साथ आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आगे बढ़ते हैं, इख्तिलाफ राय की आजादी के साथ आगे बढ़ते हैं। फस्तायत से, दबाने से, जुल्म करने से, जबर करने से, आमराना रवैयों से मुल्क आगे नहीं बढ़ते। ये आपने अमेरिका में होते हुए देखा, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इतने सख्त सवालात और इतना जबरदस्त ग्रिल किया उन्होंने इस ऑफिसर को कि मैं देखकर परेशान हो गया था कि क्या पाकिस्तान में हम ऐसा तसव्वुर भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर DGISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, उस हवाले से सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा बात की, और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बात की है। काशिफ अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था, हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको मैं सुन रहा था, दीगर जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स करते हैं सहाफ़ी, उनको मैं सुन रहा था। तो सबका ये कहना है कि सियासी माफिया जैसे अल्फाज का चुनाव नहीं होना चाहिए। यानी सियासी माफिया सियासतदानों को अंडरमाइन करने वाली बात है कि सियासी माफियाज हैं, सियासी टोले, इंतशारी टोले हैं। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे कहा जाता है तो फिर उधर से जवाब भी आता है। यानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब ये किया गया तो फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी वो चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकी। यानी तहरीक इंसाफ ने फिर उसके बाद साबर मिट्ठू का जिक्र किया, जो समधी थे जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के। फिर जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है उसका भी जिक्र किया। फिर जो जाली अकाउंट्स हैं उनका जिक्र किया, अयान अली का भी जिक्र आया, मोहसिन नकवी के अरबों का जिक्र आया। तो इस तरह फिर वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी वहाँ पे भी जाके देखें, सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना डाला जाए। फिर डिजिटल दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह है, इसको मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है।
मैंने इंटरनेट पे इसको सर्च किया, ये मुझे पूरी दुनिया में ये इस्तेलाह किसी भी मुल्क के अंदर इस्तेमाल होती हुई नहीं मिली। 200 के करीब मुल्क हैं, कहीं पे भी इससे पहले डिजिटल दहशतगर्दी या डिजिटल टेररिज्म की इस्तेलाह नहीं मिली। हाँ, साइबर टेररिज्म की इस्तेलाह मिली है। उसकी वजह यह है कि साइबर हमले किए जाते हैं और दहशतगर्द साइबर अटैक्स करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली दहशतगर्द होते हैं। लेकिन जो इख्तलाफ राय है उसकी बुनियाद के ऊपर डिजिटल दहशतगर्दी, ये चीज़ हमने सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में मैंने इसको सुना। इससे पहले मैंने इसको कहीं भी नहीं इसको सुना और कहीं भी नहीं मैं इसको पढ़ पाया। लेकिन पाकिस्तान में एक नई इस्तेलाह है, हो सकता है पाकिस्तान को देख के बाकी मुल्क इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करें। अब एक चीज़ और है, इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से, क्योंकि अब बात होना शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और बताया गया कि बन्नू में जो कुछ हुआ, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सूबाई हुकूमत की है, कि वहाँ पे कानून नाफिज करना और मेंटेन करना चीज़ों को, अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वो वफाक की नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल लोगों ने उठाया और बड़ा वैलिड मुझे वो क्वेश्चन लगा, क्योंकि वो बड़ा वैलिड है, इसलिए मुझे यहाँ पे वो बात करनी पड़ेगी कि 9 मई को जो कुछ हुआ 2023 में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक उस वक्त की सूबाई हुकूमत पे नहीं डाली गई। कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उस वक्त की सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या मोहसिन नकवी जिम्मेदार थे, या उस वक्त की पुलिस, IG, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। लेकिन बन्नू में जो वाकया हुआ अफसोसनाक, उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पे पड़ गई। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जब ये सवाल उठाया जाता है तो फिर बड़ा वैलिड लगता है। मिसाल के तौर पर जब ये कहा जाता है कि बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, तो जब उसके काउंटर में ये कहा जाता है कि बॉर्डर के ऊपर तो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो फिर स्मगलिंग क्यों हो रही है, तो फिर ये सवाल बड़ा वैलिड लगता है। इस तरह बहुत सारे और सवाल आते हैं। इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है और उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। बातें करते करते उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनान को जना हाउस में दाखिल होने से रोका, हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया, 3 लोगों की टांगें काटी गईं और 1 को माजूर किया गया, हमारे 10,000 लोगों को उठाया गया है और उनको सजा दी गई है। 9 मई की CCTV फुटेज ISI ने छुपाई है। ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट जो है वो अली मोहम्मद खान साहब का भी है 9 मई के हवाले से, और बड़ा जज्बाती स्टेटमेंट है। पहले आपको मैं वो स्टेटमेंट सुना देता हूं। अली मोहम्मद खान साहब एक बड़े नरम आदमी हैं, वो बड़ा एहतियात के साथ बात करते हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बड़े मजबूत आसाब के आदमी भी हैं। और इमरान खान साहब के साथ उनकी जो वाबस्तगी या उनके साथ जो उनका ताल्लुक है वो अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो उनके वफादार साथियों में से एक हैं, लेकिन उनका अपना एक ख़ास किस्म का मजाज है जिसमें धीमापन है, और वो कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े में और एकदम अग्रेसिव होने में वो बिलीव नहीं करते। वो शायद दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाले लोगों में से है। तो उन्होंने कहा कि वो कॉलर से खींचना नहीं भूले हम, कोई मुजरिम नहीं, एक साबिक वजीर आज़म था वो, और वो बेइज्जती उसकी नहीं, उन 25 करोड़ लोगों की थी जिनका वो लीडर है। याद रखना, इमरान खान अकेला नहीं, 25 करोड़ हैं उसके साथ। ये अली मोहम्मद खान साहब ने उस दिन ट्वीट किया, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR साहब ने, और अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से इस तरह का ट्वीट आना, इसका मतलब ये है कि वो फील कर रहे हैं चीज़ों को कि शायद कहीं पे एक्सेस हो रही है चीज़ों में। अच्छा नाज़रीन, एक प्रॉब्लम और भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 खवातीन को जब छापा मारा गया कल सुबह और रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, अब देखते हैं उनको अदालत में पेश किया जाता है, क्या इल्ज़ाम लगते हैं, किस तरीके से फिर उनके वकील मुकदमा लड़ते हैं, कितने दिनों में वो बाहर आते हैं। वो तो छुट्टी लेकर चंद दिनों के लिए कहीं बाहर पाकिस्तान से जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको छुट्टी मिली नहीं। इमरान खान साहब ने कहा जी आपका एक एक दिन कीमती, आप अपना काम करें रऊफ हसन साहब को, और उसके बाद रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हो गए। और जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उनके साथ ही 13 खवातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गायब हो गई, यानी वहां से उनको उठा लिया गया पुलिस की जानिब से, और उन 13 खवातीन को भी साथ ले गई पुलिस। उन 13 खवातीन का पता करते करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची पुलिस स्टेशन जो विमेन का है, वहां पे जाके पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने FIA के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके FIA से रब्ता किया जो उनके लॉयर्स हैं, तो उन्होंने कहा जी FIA ने कहा हमारे पास भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ रात गए तक उन खवातीन को तलाश कर रही थी, और रात गए जो स्टेटमेंट आया था उमर अयूब साहब का, उनका यह कहना था कि नामालूम मकाम पर हमारी खवातीन को मुंतकिल किया गया है, हम सुबह उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर करेंगे
और वो इसको एक ज्यादती करार दे रहे थे कि ये जुल्म है, इन खवातीन का कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में मौजूद थी और हर एक का हक है कि वो पॉलिटिक्स करे और पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करे। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ये राइट मिलता है। इमरान खान साहब ने दो बड़ी अहम चीज़ें की हैं। एक तो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू होने जा रही है और इसका ऐलान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर की जानिब से किया गया है और ये बताया गया है कि अब भूख हड़ताली कैंप भी लगाए जाएंगे, जिनका आगाज़ शायद खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा, फिर पंजाब में लगाए जाएंगे और उसके बाद जो है वो उनकी आज़ादी के लिए बाकायदा एक तहरीक शुरू की जाएगी, जिसका इशारा पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने भी दिया है और असद कैसर साहब ने भी ये बात की है और दीगर लीडर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात सुनने वाले बेंच में शामिल ना हो और इमरान खान साहब ने जजेस की कमेटी में दरखास्त दायर कर दी है। ये जो दरखास्त इमरान खान साहब ने दायर की है, इसमें 3 जजेस हैं ना एक कमेटी के अंदर। वहां पे इमरान खान साहब ने दरखास्त दायर की है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब को उन केसेस का हिस्सा ना बनाया जाए जो केसेस इमरान खान से मुताल्लिक या उनकी पॉलिटिकल पार्टी से मुताल्लिक हों। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने जो मुबैना तौर पे जो सरीना ईसा साहिबा हैं, काजी फायद ईसा साहब की अहलिया, उनके जो ओपनली उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, उन स्टेटमेंट्स को भी इस दरखास्त का हिस्सा बनाया और कुछ शवाहिद भी पेश किए और चीज़ें बताई हैं और उन्होंने रेफरेंस का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा जी कि एक वेंडेटा है, एक प्रॉब्लम है, तो काजी फायद ईसा साहब जो है वो हमारे मामले में हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ देते हैं, लिहाजा ये ज़ाती मामला हो जाता है, तो काजी फायद ईसा साहब हमारे मुकदमात ना सुने, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो मुकदमात इमरान खान साहब के हैं। एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का जो है उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया गया और स्टेटमेंट ये था कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने कारकुनों से कहा था कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करने पहुंच जाना, लेकिन असद कैसर साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब ने, पार्टी की दीगर क़यादत ने, सब ने इसको डिनाई किया है और सब ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था और ये कुछ गलत बयानी हो गई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इमरान खान साहब उस दिन गिरफ्तार थे और वो बारहा ये कह चुके हैं कि 9 मई को तो मैं गिरफ्तार था, तो मैं तो किसी किस्म का एहतजाज का कॉल दे नहीं सकता था। तो अब इमरान खान साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, सहाफ़ियों ने कैसे इसको रिपोर्ट किया है, जब दोबारा सहाफ़ी इमरान खान साहब के पास जाएंगे या इमरान खान साहब की टीम उनसे जाकर मिलेगी तो फिर चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा। नाज़रीन, एक और मसला बना हुआ है हुकूमत के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। हुकूमत को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस्लामाबाद में जलसा किया तो फिर वो मोमेंटम पकड़ लेगी और पंजाब में भी घुसेगी और सिंध में भी जाएगी और बाकी जगहों पे भी जाएगी, इसी मिसाल को लेकर कि हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए। और अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग मुतहर्रिक हो गए और इस्लामाबाद में एक तगड़ा और बड़ा जलसा हो गया तो उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, एक नई वेव को एक नई तवानाई मिल जाएगी। देखिए, इस्लामाबाद में 2 इशूज़ हैं जो इस वक्त हुकूमत फेस कर रही है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और दोनों इशूज़ जो हैं वो खुशकिस्मती से हुकूमत की या बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो दोनों इश्यूज़ गए हुए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब के पास पड़े हुए हैं। एक मामला जो है इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्रिब्यूनल के फैसले का है। ट्रिब्यूनल उन 3 हलकों के मामला को सुन रहा है, बड़ी तेज़ी से हल कर रहा था, लेकिन फिर स्टे आ गया अदालत की जानिब से और वो स्टे दिया गया था आमिर फारूक साहब की अदालत से, लिहाजा वो मामला वहाँ पर पेंड हो गया। अब अगर इन 3 हलकों में ये बंद टूट जाता है और ये 3 हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और पत्तों की तरह जो है वो जाली 47 वाली सीटें जो है वो जड़ना शुरू हो जाएंगी और फॉर्म 45 वाले जो रियल जीते हुए उम्मीदवार हैं वो मैदान में और ऐवान में आना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर इस्लामाबाद से एक जलसे का मोमेंटम बनेगा तो वो कहाँ जाके रुकेगा, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। आप देखिए, अभी अदालत में जब डिस्कशन हो रही थी तो तहरीक लबैक के जलसे का, धरने का, हर चीज़ का हवाला दिया गया, जमात इस्लामी की एक्टिविटीज़ का हवाला दिया गया, जितनी भी एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद में होती है सबके बारे में बताया गया। लेकिन हुकूमत ने कहा जी सारे जलसे करते हैं तो करें, यानी बूसे तो नहीं कह रहे, लेकिन उनका रद्देमल ऐसा ही है कि PTI को हम नहीं करने देंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ को वो ये कह रहे हैं कि आप अगस्त के आखिरी हफ्ते में जाके जलसा करें, अभी आप नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी 14 अगस्त की तकरीबात है कि आप वो भी मनसूख कर देंगे। अभी जो तहरीक लबैक वाले आए थे वो किससे पूछ के आए थे, वो बैठ के आगे धरना धुरना देके सब कुछ करके वो निकल लिए और उनको किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि उनको कहा गया रिलैक्स, आप और हम एक ही चीज़ चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जलसा करने ही नहीं दे रहे। रीज़न ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जलसा इसलिए नहीं करने देना कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है
या कोई दहशतगर्दी का मसला है या कोई और इशू है, इशू सिर्फ एक है। और इशू ये है कि अगर तहरीक इंसाफ का जलसा इस्लामाबाद में अलाउ किया गया, लोगों को आने दिया गया, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे कि उसके बाद फिर एक मोमेंटम बन जाएगा। फिर ये लाहौर में भी जलसा करना चाहेंगे, 14 अगस्त को उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो जलसा करने से या जलसे की इजाजत देने से रोक रही हैं। बहरहाल अदालत ने एक मरतबा फिर मामला वहीं पर ले जाके खड़ा कर दिया कि आपस में तय करके आप जलसा कर लें। अब आखिरी सोल्यूशन ये होगा कि हुकूमत को अदालत ऑर्डर कर दे और अदालत ये हुक्म जारी कर दे डायरेक्टली ऑफिसर्स को कि जी अब जलसा होगा और आप जलसा करवाएंगे, अब जलसा आपने रोकना नहीं है। इस तरह का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर मुझे लगता है अब रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हुकूमत तो तहरीक इंसाफ का जलसा करवाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।